नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल तथा दक्षिणी चित्रकला की, जिसका काल है 1556 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पहले मुग़ल चित्रकला की। मुग़ल चित्रकला का जो समय है वो 1556 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का है। 1556 ईस्वी से अकबर का शासनकाल प्रारंभ होता है, परंतु अगर देखा जाए तो चित्रकला का जो प्रारंभ है वो हुमायूं के समय से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन मुख्य रूप से अकबर का शासनकाल जो है वही चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मुग़ल शैली का प्रारंभ कब से हुआ था, तब आप बाबर लगाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए मुग़ल चित्र शैली का प्रारंभ कब से हुआ था और अकबर उसमें ऑप्शन दिया है, तो आप अकबर लगाएंगे। और मुग़ल चित्रकला का प्रारंभ कब से हुआ था, अकबर नहीं दिया हुआ है, तब आप हुमायूं लगाएंगे। आई थिंक आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। मुग़ल शैली का प्रारंभ बाबर के काल से ही हो गया था, लेकिन मुग़ल चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था वो अकबर के काल से हुआ था। मुख्य रूप से मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था, तो समरकंद और हिरात नामक स्थान है जहाँ से मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत माना जाता है। कला का द्वितीय स्वर्ण युग यानी कि सेकंड गोल्डन एज ऑफ आर्ट कहा जाता है, तो ये मुग़ल कला को कहा जाता है। अच्छा, मुग़ल कला को सेकंड गोल्डन एज ऑफ आर्ट कहा जाता है यानी कि द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है, तो प्रथम स्वर्ण युग भी कुछ रहा होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि कला का प्रथम स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। मुग़लों के पूर्वज कहाँ से आए थे, तो मुग़लों के जो पूर्वज आए थे वो मंगोल यानी कि मध्य एशिया से आए थे। मुग़ल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मेलन से हुई थी, तो मुग़ल शैली की जो उत्पत्ति हुई थी वो हिंदू और ईरानी शैली के सम्मेलन से हुई थी। ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है, तो इसको यहाँ जो सभी राजा थे उनको शाहनामा नामक सचित्र पोथी में अंकित किया गया है। और ये शाहनामा जो है इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं फिरदौस। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है, तो पूर्व का होमर जो टाइटल है वो फिरदौस को दिया गया था। मुग़ल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी। कौन कौन सी 2 शैलियाँ, भारतीय और पर्शियन। इसमें ऑप्शन में अगर आपसे भारतीय और पर्शियन इस तरीके से आए तब आप भारतीय और पर्शियन लगा सकते हैं, और हिंदू और ईरानी करके आए तब आप हिंदू और ईरानी लगा सकते हैं। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण यानी कि स्टिल लाइफ देखने को मिलता है, तो ये मुग़ल शैली की समय में प्रारंभ हुए थे। अच्छा, स्थिर चित्रण आप जानते होंगे अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप आर्ट के स्टूडेंट नहीं हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट से नहीं किया, टेक्निकल आर्ट के बेस पे वो कर रहे हैं, तब आपको मैं समझा दूं कि स्टिल लाइफ क्या होता है। किसी वस्तु को एक स्थान पर रख कर उसका चित्रण करना स्टिल लाइफ के अंतर्गत आता है। जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग आपने रख दी, या जैसे कोई बर्तन रख दिया या कुछ भी ऑब्जेक्ट आपने आगे रख दिया और उसको आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपका स्टिल लाइफ कहलाता है। भारत में व्यापक रूप से सबीह बनाना आरंभ हुए थे, तो सबीह पहले तो होता क्या है ये आप जान लीजिए। सबीह कहते हैं पोर्ट्रेट को, और ये बनाना कब से आरंभ हुए थे, तो ये मुग़ल शैली में ही आरंभ हुए थे। शबीह कहते हैं पोर्ट्रेट को, ये आपका आगे दे दिया गया है। दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है, तो दरबारी चित्रकला का संबंध है मुग़ल शैली से। बाबर जिनका समय काल है 1526 से 1530 ईस्वी, भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था, तो मुग़ल वंश का जो संस्थापक था भारत में इसकी बात हो रही है, तो ये थे बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी को 1453
83 ईस्वी को फरगना घाटी की अंदीजन वर्तमान उज्बेकिस्तान में बाबर को उपाधि दी गई थी। तो बाबर को जो उपाधि दी गई थी वो थी कलंदर की। अगर आपसे पूछे कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी तो ये दी गई थी बाबर को। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में हिरात को किस रूप में वर्णित किया है? किसकी बात की गई है? हिरात की, कि हिरात को किस रूप में वर्णित किया गया है? किस में वर्णित किया गया है? बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुके बाबरी। अच्छा, आत्मकथा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन काल को लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुके बाबरी, उसे स्वयं बाबर ने लिखा था और इसमें हिरात को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में हिरात को वर्णित किया गया है। ये जो चित्र है ये देख रहे हैं आप, बाबर का ही चित्र है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी की रचना किस भाषा में की थी? अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में। अब बाबर की जो मातृभाषा थी वो थी चगताई तुर्की, उसी में बाबर ने अपनी आत्मकथा को वर्णित किया था जिसका नाम था तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी यानी कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अच्छा, ये जो पूछा जाए कि तुजुके बाबरी लिखी किसने थी, तो ये बाबर ने लिखी थी क्योंकि ये आत्मकथा थी। और इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुबियान नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था? तो ये मुबियान नामक जो पद्य शैली थी इसका आविष्कारक था बाबर। अच्छा, मेरी स्पीड अगर आपको थोड़ी सी तेज़ लग रही होगी, क्योंकि तेज़ है, तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर ये बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा स्पीड से ही लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। किसने आगरा में ज्योमिति विधि से एक बाग नूर अफगान, जिसको आराम बाग भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था बाबर ने। ये किस विधि में बना था? ज्योमिति विधि में। नूर अफगान इसका नाम था, जिसको आराम बाग भी कहा जाता है, और ये बाबर ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? आगरा में। बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था आगरा में। बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी? तो बाबर ने ईरानी चित्रकार बेहजाद के चित्रों की आलोचना की थी। बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? तो ये था खुर्रास तथा हिरात। ये जो स्थान है ये ईरान में पड़ता है। किस ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेहजाद को। बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहरित होकर कहाँ ले जाई गई? तो ये ले जाई गई थी एशियाटिक सोसाइटी लंदन। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाबर को। इस टाइटल को आप याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? जीवनी लेखकों का राजकुमार। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बाबर के सेनापति मीर बकी ने। किसने? मीर बकी ने, जो बाबर के सेनापति थे। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई? तो ये हुई थी बाबर के समय में। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य है, तो प्रथम स्थापत्य जो है वो है काबुली बाग मस्जिद पानीपत। काबुली बाग मस्जिद पानीपत जो है वो मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य माना जाता है। अब पढ़ते हैं हुमायूं को। तो हुमायूं का जो शासनकाल है वो है 1530 से 1556 ईस्वी के मध्य। हुमायूं का पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये हुमायूं का ही चित्र है। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। काबुल नामक एक जगह थी जहां हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में 6 मार्च को। हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम। माहम बेगम जो थी वो हुमायूं की माता थी। बाबर के चारों पुत्रों में हुमायूं, कामरान,
अस्करी व हिंदाल में सबसे बड़ा था। तो हुमायूं जो था वो सबसे बड़ा था अपने चारों भाइयों में। हुमायूं की जीवनी का नाम है, तो हुमायूं की जो जीवनी है उसका नाम है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूंनामा जो लिखा था वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए वह सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो ये जो शासक था ये था हुमायूं, जो ज्योतिष पर विश्वास करता था और इस हद तक विश्वास करता था कि 7 दिन सप्ताह में होते हैं और 7 दिन वे अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी? तो ये लेन पूल थे जिन्होंने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। ईरानी चित्रकार अब्दुस समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो ये किया था हुमायूं ने। किस किस को आमंत्रित किया था? अब्दुस समद सिराजी को तथा मीर सैयद अली को इन्होंने अपने दरबार में आमंत्रित किया था। हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ईरान फारस के रहने वाले थे। हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया? तो हुमायूं ने जो प्रारंभ कराया था वो कहानी थी अमीर हमजा कहानी। ये अकबर को भी बहुत पसंद थी कहानी अमीर हमजा। लेकिन इसका चित्रण प्रारंभ किसने कराया ये अगर पूछे तो ये हुमायूं ने कराया था। हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हैं? तो ये बने थे सूती कपड़े पर। किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो कबूतर के पंखों को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र हुमायूं ने बनवाया था। दिल्ली में दीन पनाह नगर, जिसको विश्व शरण स्थल कहा जाता है, नामक एक नगर का निर्माण किसने किया था? दीन पनाह नगर जो विश्व शरण स्थल है नामक एक नगर का निर्माण किसने किया था? हुमायूं ने। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये मस्जिद थी किलाए कुहना। ये किसने कराया था? शेर शाह ने। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका नाम था किला ए कुहना। अब पढ़ते हैं अकबर का शासनकाल, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य है। अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के कई नाम थे, जिसमें अकबर ए आज़म अर्थात अकबर महान, शहनशाह अकबर, महाबली शहनशाह या मोहम्मद अकबर, ये सारे नाम अकबर के थे। अकबर जो पौत्र था वो था मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। मोहम्मद बाबर का पौत्र था अकबर। अकबर पुत्र था नसीरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो का। नसीरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो उसके माता पिता थे और उसके दादा थे बाबर। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट सिंध में राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में। राजपूत शासक जो राणा बीरसाल थे उनके महल में अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये अकबर का चित्र है। मुखाकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ? तो मुखाकृति चित्रण जो था वो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था यानी कि ये जो गद्दी पर बैठे थे ये 13 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इनका
राज्याभिषेक हुआ था और ये हुआ था कलानौर, पंजाब में। अकबर का विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562 ईस्वी को आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से। यानी कि इनका जो इनके विषय में कहा जाता है कि इनकी हिंदू धर्मपत्नी थी, तो उनका नाम था जोधाबाई, जो राजपूत भारमल बिहारी मल नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? तो ये अकबर की पत्नी थी। सुलह ए कुल सर्वात्रिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत नीति किसने अपनाई? तो सुलह ए कुल जो नीति थी वो अपनाई थी अकबर ने। अकबर के दरबार में 580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था फादर एकाबीब ने। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना, जिसको पूजा गृह कहा जाता है, की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, पूजा गृह कब बनवाया? तो 1575 में। और पूजा गृह कहाँ बनवाया? तो ये कहा जाता है फतेहपुर सीकरी में बनवाया, जिसको कहा जाता है इबादत खाना। अकबर ने किस जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो ये थे जैनाचार्य हरिविजय सूरी। जैनाचार्य हरिविजय सूरी, जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है आगरा, उत्तर प्रदेश में। अकबर का मकबरा 1604 से 1613 ईस्वी किसने बनवाया था? तो अकबर का जो मकबरा था वो जहांगीर ने बनवाया था। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? मुगल शैली की जो नींव थी वो रखी थी अकबर ने। अभी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था वहाँ ये डाउट बहुत रहता है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि मुगल शैली कब से का प्रारंभ कब से माना जाता है, और क्वेश्चन में अकबर और बाबर दोनों आते हैं, जबकि उसमें बाबर ऑप्शन सही होता है। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, एक बार समझ लें कि मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? अकबर ने। ये मुख्य रूप से समझा जाता है, जबकि मुगल शैली प्रारंभ हुई थी बाबर के शासनकाल में। चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? तो चित्रकला को प्रोत्साहित किया था अकबर ने। अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा बनवाया था? तो ये बनवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था अकबर के शासनकाल में। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार जो थे वो थे केशव तथा धर्मदास। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म जो चलाया था वो चलाया था अकबर ने। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, किस लिए? अपने विजय के स्मारक के रूप में। ये बनवाया था गुजरात में। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है 134 फीट। सबीह रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था? तो ये कराया था अकबर ने। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सबीह रचना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो अब आप कहेंगे बाबर, और बहुत ज़्यादा यानी कि बड़े पैमाने पर इसका आरंभ किसने करवाया, तब आप कहेंगे अकबर। रूप चित्रण का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो रूप चित्रण का जो निर्माण है वो अकबर ने शुरू करवाया था। सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? तो अकबर के समय में सभी चित्रों को महत्व मिला, जबकि प्रारंभ हुआ था बाबर के समय में। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने? तो सबसे अधिक जो व्यक्ति चित्र बने थे वो बने थे अकबर के शासनकाल में। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला था? ये मिला था अकबर के शासनकाल में। भारत में
दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की, ये की थी अकबर ने। किसकी शुरुआत? दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ? हरिवंश पुराण। अगर आपसे हिंदू ग्रंथों का चित्रण पूछा जाए तो अधिकांशतः हिंदू ग्रंथ जो हैं वो अकबर के शासनकाल में ही चित्रित किए गए हैं। वास्तविक रूप में मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। आईने अकबरी का रचयिता कौन है? तो आईने अकबरी का जो रचयिता है वो है अबुल फजल। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की? तो महान संगीतज्ञ हरिदास जो थे उनसे भेंट अकबर ने की थी। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी, तो हिंदू चित्रकारों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक थी अकबर के काल में। इसी वजह से हिंदू ग्रंथों का सचित्र वर्णन यहाँ पर देखने को भी मिलता है। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी, तो अकबर कालीन जो चित्र थे वो दरबारी चित्र के कहलाते थे। मुगल चित्रकार वसावन किसके दरबार में रहता था? तो ये रहता था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार था, तो ये था बसावन। रज़्मनामा ग्रंथ का क्या है? तो रज़्मनामा जो ग्रंथ है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये जो रज़्मनामा नामक ग्रंथ है इसको अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। अकबर कालीन चित्रित अनवर ए सुहेली अनुवाद है, तो ये है पंचतंत्र का अनुवाद। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अयार ए दानिश। अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है फैजी ने। वाक़यात ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू व मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? तो वाक़यात ए बाबरी में 19 हिंदू और 3 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख किया गया है, जबकि आईने अकबरी में कुल 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकारों का वर्णन किया गया है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, तो बाबरनामा की जो एक प्रति सुरक्षित है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रयाग पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो ये बनवाए थे अकबर ने। हिंदू कवि केशव की एक कृति थी जिसका नाम था रसिक प्रयाग, इस पर अकबर ने चित्र बनवाए थे। अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसब्बिर कौन था? तो ये था मीर सैयद अली, जिसको मीर मुसब्बिर की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार था, तो ये था अब्दुस समद। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार था अब्दुस समद। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था, तो मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का जो पोषक था वो था अकबर। अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की? तो फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला स्थापित की थी। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? अब्दुस समद सिराजी चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था? तो अब्दुस समद जो था वो अकबर के दरबार का कलाकार और मनसबदार दोनों था। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है, तो ये जो चित्र है ये है सलीम का जन्म।
जो कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में रखा गया है। अकबरनामा में एक चित्र है सलीम का जन्म, जो कि सर्वोत्तम कृति माना जाता है और यह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। अकबर किस कहानी को बहुत पसंद करता था या किस कहानी का बहुत शौकीन था? तो अकबर जो कहानी थी जिसको पसंद करता था वो थी अमीर हमजा की कहानी, जिसको बाबर ने भी चित्रित करवाया था। यही कहानी थी अमीर हमजा की कहानी, जिसको अकबर भी बहुत पसंद करता था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र है सलीम का जन्म। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का ये चित्र है सलीम का जन्म नामक जो चित्र है, जिसको सर्वोत्तम कृति माना जाता है अकबर काल की। ये अकबरनामा से लिया गया है। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? तो अकबर के समय में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। दास्ताने अमीर हमजा में कुल कितने चित्र बने हैं? तो 2400 चित्र बने हैं दास्ताने अमीर हमजा में। अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो कला एवं उद्योग म्यूजियम, वियना, ऑस्ट्रिया। यहाँ अमीर हमजा की 61 प्रतियां सुरक्षित हैं। कहाँ? कला एवं उद्योग म्यूजियम, वियना, ऑस्ट्रिया। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित था। अभी मैंने आपको बताया कि अकबर का जो चित्रशाला थी वो फतेहपुर सीकरी में स्थित थी। अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार था, ये था मस्किन। अकबर कालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए यानी कि गोवर्धनधारी कृष्ण लघु चित्र को 1585 से 1590 ईस्वी की कालावधि में किसने बनाया था? तो ये बनाया था मस्किन ने। किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो ये अकबर पर दिखाई देता है। अकबर के शासनकाल में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है कला पर। अकबरी दरबार का व्यंग चित्रकार था वसावन। वसावन जो था वो व्यंग चित्रकार था अकबरी दरबार का। रामचरितमानस की रचना का समय मुगल शासक कौन था? रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक था अकबर। किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? तो ये अकबर के समय काल में ही भित्ति चित्र की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? तो बाबर का घोड़े से गिरना अकबर काल का चित्र है। अकबर के समय का चित्र है बाबर का घोड़े से गिरना। रामायण, योग वशिष्ठ तथा हरिवंश के चित्र किस शैली में बने हैं? तो ये बने हैं मुगल शैली में, जो कि अकबर के काल में बनाए गए थे। किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? तो अकबर के जो चित्र हैं, अकबर कालीन जो चित्र हैं, उनके संयोजन में भीड़ अधिक है। बाबरनामा चित्रों की रचना किसके युग में हुई थी? तो बाबरनामा के जो चित्रों की रचना हुई थी वो अकबर के शासनकाल में हुई थी। गोवा के ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय बुलाए गए थे? तो गोवा के जो ईसाई कलाकार तथा प्रचारक थे जो मुगल शासक के समय में बुलाए गए थे, तो ये बुलाए गए थे अकबर के शासनकाल में। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय में सबसे अधिक अंकित किए गए? तो ये अकबर के समय काल में सबसे अधिक अंकित किए गए थे। एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे, ये थे मनोहर। मनोहर जो मुगल शैली में भी हैं और मनोहर जो राजस्थानी शैली में भी हैं। इसमें से कौन चित्रित मुगल पांडुलिपि सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित हैं? तो ये है रज़्मनामा। रज़्मनामा नामक जो मुगल पांडुलिपि है
वो सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? तो अब्दुस समद को जो उपाधि दी गई थी वो थी सीरी कलम। अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक थी ये थी शिल्प रत्न, जिसको केरल के श्री कुमार ने लिखा था। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। शिल्प रत्न किस मुगल शासक के काल में लिखी गई थी? तो तब आप कहेंगे अकबर के शासनकाल में। शिल्प रत्न को किसने लिखा था? तब आप कहेंगे केरल के श्री कुमार ने। और शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक मुगल काल में लिखी गई? आप कहेंगे शिल्प रत्न। बाबरनामा तथा अकबरनामा के चित्र बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे अकबर के शासनकाल में। दास्ताने अमीर हमजा की चित्रावली किसने तैयार की? तो दास्ताने अमीर हमजा की जो चित्रावली थी तब्रेज़ निवासी मीर सैयद अली और सिराजी के अब्दुस समद ने तैयार की थी। किसने? तब्रेज़ निवासी मीर सैयद अली और सिराजी के अब्दुस समद ने इनकी कृतियां तैयार की थी। किसकी कृतियां? दास्ताने अमीर हमजा की चित्रावली। बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबरकालीन चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था जगन्नाथ चितेरे ने। जगन्नाथ चितेरे ने बाबर को सोन नदी पार करते हुए चित्र में चित्रित किया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो ये दी थी अकबर ने। अकबर ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि दी थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो ये करवाया था गुरु अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में। अकबर के समय तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो ये है वाक़यात-ए बाबरी। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ थे? तो अकबर के शाही पुस्तकालय थे आगरा, दिल्ली और लाहौर में। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थीं? तो अकबर के पोथी खाने में 24,000, जिनका मूल्य करीब 6.5 लाख रुपया था, पुस्तकें थीं। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी स्थित है लंदन में। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है शान सीकरी। शान सीकरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जामा मस्जिद के नाम से। आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था अकबर ने। 1960 ईस्वी की फिल्म मुगले आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया था? ये निभाया था पृथ्वीराज कपूर ने। 1960 ईस्वी की जो फिल्म थी मुगले आजम, इसमें अकबर का चरित्र निभाया था पृथ्वीराज कपूर ने। वर्ष 2008 में आशुतोष गोवरिकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म जोधा अकबर 2008 में आशुतोष गोवरिकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म जोधा अकबर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर व जोधाबाई का चरित्र किसने निभाया था? तो ये निभाया था ऋतिक रोशन व ऐश्वर्या राय ने। जहांगीर, जिनका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर थे अकबर के पुत्र, जो कि अकबर और जोधाबाई के पुत्र थे। जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उजमानी जोधाबाई के गर्भ से। जोधाबाई को क्या उपाधि दी गई थी? तो जोधाबाई को जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी मरियम उजमानी। ये जहांगीर का जो चित्र है इसको आप देख सकते हैं। जहांगीर का विवाह हुआ था, तो जहांगीर का विवाह हुआ था नूरजहां से। नूरजहां का मूल नाम था, तो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिशा। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था?
तो गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि थी उसका आविष्कार किया था अस्मत बेगम ने, जो कि नूरजहाँ की माता थी। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये है शहादरा, लाहौर में, दिल्ली में नहीं, लाहौर में। शाहजादा सलीम की प्रेयसी थी, तो शहजादा सलीम की जो प्रेयसी थी वो थी अनारकली। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है। वर्ष 1953 ईस्वी को अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी बीना राय ने। ये फिल्म कब आई थी? 1953 में, जिसमें अनारकली की भूमिका निभाई थी बीना राय ने। किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी की रचना की थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की थी। प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम निम्न में से किसमें चित्रित किया गया? तो जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुझके जहांगीरी, उसमें प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम चित्रित किया गया था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी स्टार्ट जब चैप्टर मैंने किया था तो मैंने आपको बताया था कि चित्रकला का स्वर्ण युग और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग आगे चैप्टर में हम आपको बताएंगे। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था, और शाहजहां का जो शासनकाल था वो स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसको आप नोट डाउन कर लें क्योंकि इसमें डाउट बहुत ज़्यादा रहता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो शिकार के चित्र जो बने हैं वो मुगल शैली में सबसे अधिक मिलते हैं, जो मिलते हैं जहांगीर के शासनकाल में। जबकि शिकार के दृश्य अकबर के शासनकाल में भी मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो शिकार के दृश्य मिलते हैं वो मिलते हैं जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए थे? तो ये बनाए थे मनोहर ने। मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? एक प्रति मास्को और दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। किस किस की? शेर का शिकार करते हुए जहांगीर की जो चित्र बनाया था मनोहर ने, इसकी एक प्रति मास्को में और दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर, चरम पराकाष्ठा पर पहुंची, यानी कि स्वर्ण युग भी कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो ये समझते थे जहांगीर। जहांगीर चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। तो जहांगीर की जो चित्रशाला थी उसमें हिंदू चित्रकार था बिशन दास। नूरजहाँ का सबीह किसने बनाया था? नूरजहाँ का जो सबीह था वो बिशन दास ने बनाया था। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो ये किया था अबुल हसन ने। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? शीश महल चश्मे नूर बनवाया था अजमेर में। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था अबुल हसन। अबुल हसन सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां शीर्षक चित्र किस कलाकार की कृति है? तो अबुल हसन व मंसूर दोनों की ये कृति है चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां।
सन 1610 ईस्वी में अबुल हसन व मंसूर द्वारा चित्रित चिनार वृक्ष पर गिलहरियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? ये जो चित्र था ये बनाया गया था 1610 में। कौन सा चित्र? चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां। मंसूर और अबुल हसन दोनों ने इसको बनाया था और ये वर्तमान में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित हैं। जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संत जॉन की सूली की वॉश पद्धति में अनुकृति की थी? ये की थी अबुल हसन ने। संत जॉन की सूली की वॉश पद्धति में अनुकृति की थी अबुल हसन ने। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सबीह किसके समय के हैं? तो ये जहांगीर के समय के हैं, जबकि सबीह सर्वाधिक बने थे अकबर के शासनकाल में। सबीह स्टार्ट हुए थे, यानी कि सबीह चित्रकारी का प्रारंभ हुआ था बाबर के समय में। और सर्वश्रेष्ठ अगर सबीह की बात की जाए तो ये थे जहांगीर के शासनकाल के। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है तो ये जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है। वह मुगल शासक जिसने एक बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा आरंभ की, ये शासक थे जहांगीर, जिन्होंने बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा आरंभ की थी। मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश व्रत देने की परंपरा की शुरुआत हुई थी जहांगीर के समय में। मुखाकृति जो हुआ करती थी उसके पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश, जैसे ईश्वर या परमात्मा के पीछे सूर्य का अंकित कर दिया जाता है, जिससे चारों ओर प्रकाश फैले, उसी की नकल आप समझ सकते हैं या उसी तरीके का कुछ आप समझ सकते हैं। मुखाकृति के चारों ओर दिव्य प्रकाश व्रत देने की परंपरा की शुरुआत हुई थी जहांगीर के समय में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर जहांगीर के समय में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो चिड़ियों का चितेरा जो टाइटल है वो मंसूर का है। मंसूर को चिड़ियों का चितेरा कहा जाता है। ये जहांगीर के शासनकाल का सबसे बड़ा पक्षी चित्रकार था। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? तो उस्ताद मंसूर ने बाज पक्षी का चित्र बनाया था। इसको कई बार पूछा भी जा चुका है, बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया था? तो ये उस्ताद मंसूर ने बनाया था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में हुआ करता था। जहांगीर के शासनकाल 1618 से 19 ईस्वी में बने बाज पक्षी का चित्र, जिसका चित्रकार मंसूर था, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में बाज पक्षी जिसका टाइटल है वो चित्र मंसूर ने बनाया था 1618 से 1619 ईस्वी के मध्य। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये मंसूर के द्वारा बनाया गया बाज पक्षी का चित्र है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था। तो जहांगीर के समय का जो प्रसिद्ध पेंटर था वो था उस्ताद मंसूर। अबुल हसन के पश्चात, यानी कि पहला अबुल हसन था, उसके बाद जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो ये पशु और पक्षी चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? तो ये जहांगीर के शासनकाल में बने थे, जबकि अकबर के शासनकाल में जो पशु पक्षी चित्रकार था वो था मस्किन, और जहांगीर के शासनकाल का जो पशु पक्षी चित्रकार था, जो स्पेशली पक्षी चित्रकार कहा जाता है, वो था मंसूर। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृति तैयार कराई? तो ये कराई थी जहांगीर ने। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो ये है भारतीय कला भवन वाराणसी में। कौन सा चित्र? भारतीय सुंदरी। ये जहांगीर के शासनकाल का चित्र है, जो कि कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। जहांगीर की चित्रशाला थी, तो जहांगीर की चित्रशाला जो थी वो थी इलाहाबाद में। अकबर की चित्रशाला थी फतेहपुर सीकरी में,
और जहांगीर की चित्रशाला थी इलाहाबाद में। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? तो ये है लूव्र संग्रहालय, पेरिस। नादिर उज़्मा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो नादिर उज़्मा की जो उपाधि थी वो अबुल हसन को प्रदान की गई थी, और नादिर उल अस्र की उपाधि मंसूर को प्रदान की गई थी। नादिर उज़्मा अबुल हसन को, नादिर उल अस्र की उपाधि मंसूर को। अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में अलंकृत हाशियों का प्रचलन हुआ था। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? तो आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र जहांगीर ने चित्रित कराए थे। प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर हुआ था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में उच्चतम स्तर पर हुआ था। क्या? प्रकृति चित्रण। इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय में बना था? तो ये था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय काल का है। एक ही नाम के दो चित्रकार जो ईरानी तथा मुगल कलाकार थे वो थे अकारीजा। अकारीजा जो चित्रकार थे वो ईरानी चित्रकार भी थे और मुगल चित्रकार भी थे। किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां तथा चिन्ह, फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए हैं? तो ये हुए हैं जहांगीर के शासनकाल में। क्या क्या? मुगल कला के ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां तथा चिन्ह, फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए हैं जहांगीर के शासनकाल में। अबुल हसन द्वारा जहांगीर का सबीह वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो जहांगीर का सबीह नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? अबुल हसन ने। और ये कहाँ सुरक्षित है? ये सुरक्षित है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में जहांगीर का सबीह नामक चित्र सुरक्षित है जिसको अबुल हसन ने बनाया था। अकारीजा तथा अबुल हसन किस सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? तो ये थे जहांगीर के। जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना प्रिय था? जहांगीर को प्रकृति और पशु पक्षियों के चित्र बनवाना अधिक प्रिय था। तुजो के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया? तो अबुल हसन ने तुजो के जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया था। जहांगीर मैडोना मदर मैरी की तस्वीर को पकड़े हुए 1620 ईस्वी का चित्र किसने चित्रित किया? जहांगीर मदर मैरी की तस्वीर को हाथ में पकड़े हुए 1620 ईस्वी में अबुल हसन ने चित्रित किया था। शेख फूली सूफी संत, शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहाँ सुरक्षित है? तो शेख फूल सूफी संत जो थे इनका चित्र बनाया था विसनदास ने। यह भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में फूल लिए चित्रित किया गया है। जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था? तो जहांगीर ने विशनदास को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर से बनवाया था? तो ये बनवाया था जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी में स्थित थी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो लाल पत्थर से बनी हुई थी और इसको संगमरमर में जहांगीर ने बनवाया था। श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था?
तो शालीमार बाग जो कि श्रीनगर में स्थित है, जहांगीर ने बनवाया था। वर्ष 1960 ईस्वी के आसिफ द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म मुगल-ए-आजम में शाहजादा सलीम व अनारकली का किरदार किसने निभाया था? क्रमशः दिलीप कुमार व मधुबाला ने। 1960 ईस्वी में ये फिल्म आई थी, जो फिल्म का नाम था मुगल-ए-आजम। इसमें शाहजादा सलीम व अनारकली का किरदार निभाया था दिलीप कुमार व मधुबाला ने। अब बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां जिनका शासनकाल था 1628 से 1658 ईस्वी। सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से। राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये शाहजहां का चित्र है। शाहजहां का मूल नाम था, शाहजहां का जो मूल नाम था वो था खुर्रम। शाहजहां का विवाह हुआ था, शाहजहां का विवाह हुआ था आशफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से। शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए जाने लगे? तो शान और शौकत के चित्र शाहजहां के समय में बनाए जाने लगे। स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए। यह प्रविधि क्या है? काली स्याही से निर्मित चित्र। अच्छा, स्याह कलम के चित्रों की बात कई बार की जाती है, कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। स्याह कलम के चित्र किसके शासनकाल में बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे शाहजहां के शासनकाल में। इसका मतलब है ये प्रविधि क्या है? यह है काली स्याही से निर्मित चित्र। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं। तो रंग महल शाहजहां काल की चित्रकला के लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो शाहजहां के शासनकाल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। तो होनहार नाम चित्रकार शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो गोवर्धन जो था वो शाहजहां के शासनकाल का चित्रकार था। सर टॉमस रो ने शाहजहां को क्या भेंट किया? तो सर टॉमस रो ने शाहजहां को घड़ी भेंट की थी। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? तो शाहजहां के समय दिल्ली जो था वो मुगल चित्रकला का केंद्र था। पादशाहनामा की रचना कब हुई थी? तो पादशाहनामा की रचना जो हुई थी वो 1656 से 57 ईस्वी के मध्य हुई थी। और पादशाहनामा के रचयिता हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा के रचयिता हैं। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? तो शाहजहां को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। अभी अभी जब हमने बात की थी चित्रकला के स्वर्ण युग की, तब हमने बताया था कि शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? तो मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन और बालचंद, ये शाहजहां के प्रसिद्ध चित्रकार थे। शाहजहां कालीन चित्र कबीर एवं रैदास टेम्परा विधि में किसने बनाया था? जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने कबीर और रैदास का चित्र बनाया था, जो कि टेम्परा विधि में बनाया था। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। शाहजहां का वह पुत्र जो चित्रकला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ। तो शाहजहां का जो पुत्र था दारा सिकोह, वह चित्रकला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ था। 40 चित्रों का मुरक्का या चित्राधार एल्बम जो अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है, किसका है? तो ये है दारा का।
40 चित्रों का मुरक्का या चित्रधार, जिसको एल्बम कहा जाता है, अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। ये दारा ने चित्रित किया है। दारा ने अपनी प्रिय पत्नी नादिरा बेगम को 1641 से 42 ईस्वी में भेंट किया था। तो एक चित्राधार यानी कि मुरक्का, जिसको एल्बम कहा जाता है, वो इन्होंने अपनी प्रिय पत्नी नादिरा बेगम को 1641 से 42 में भेंट किया था। 1740 से 50 ईस्वी की कालावधि में टेम्परा विधि से चित्रित व राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र दारा शिकोह की बारात का चित्र है हाजी मदनी का। दारा शिकोह की बारात का चित्र जो हाजी मदनी ने बनाया था, वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह चित्र 1740 से 1750 ईस्वी की कालावधि में टेम्परा विधि में चित्रित किया गया है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण काल है 1632 से 1653 ईस्वी के मध्य। 1632 से 1653 ईस्वी के मध्य ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार था, तो ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति मानी जाती है, तो शाहजहां की जो सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति मानी जाती है वो है ताजमहल। कौन सी इमारत वर्गाकार है? ताजमहल जो है वो वर्गाकार इमारत है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले की नींव कब रखी थी? तो ये रखी थी 1639 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले की नींव रखी थी। मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस भी कहा जाता है, कहाँ रखा हुआ है? तो ये रखा हुआ है दिल्ली लाल किले में दीवाने आम में। मुगल काल का स्वर्ण युग था, मुगल काल का जो स्वर्ण युग था वो शाहजहां का काल का था। मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहां के काल को, लेकिन अगर पूछा जाए मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग था, तब आप लगाएंगे जहांगीर का। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानने के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण कारक थे? तो साम्राज्य की सीमा का विस्तार भी हुआ था, कृषि का विकास इस काल में हुआ था, शिक्षा एवं साहित्य का विकास हुआ था, कलात्मक विकास भी इस काल में हुआ था। इसलिए शाहजहां के काल को मुगल कला का स्वर्ण युग माना जाता है। संस्कृति के महान कवि जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी, तो ये थे जगन्नाथ। संस्कृति के महान कवि जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी, तो ये थे जगन्नाथ। शाहजहां का प्रिय राग था, शाहजहां का जो प्रिय राग था वो था राग द्रुपद। अब बात करते हैं औरंगजेब की। इनका समय काल था 1658 से 1707 ईस्वी के मध्य। औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से। कला का द्रोही शासक कौन था? तो कला का द्रोही शासक था औरंगजेब। किस सम्राट ने चित्रकला में धर्मानिषिद्ध घोषित कर दिया था? तो औरंगजेब ने चित्रकला को धर्मानिषिद्ध घोषित कर दिया था। मुगल शैली का ह्रास किसके समय में हुआ? तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। जहांगीर के काल में मुगल शैली का ह्रास नहीं हुआ था, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल शैली का ह्रास माना जाता है। बीजापुर का घेरा किसके समय चित्रित किया गया था? औरंगजेब के समय में बीजापुर का घेरा चित्रित किया गया था।
ये जो आप देख रहे हैं ये औरंगजेब हैं, इनका चित्र यहाँ चित्रित किया गया है। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? तो औरंगजेब की आज्ञा से बंदी शासकों के चित्र बनाए गए थे। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कब बनवाया गया? 1678 ईस्वी में बनवाया। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। और यह किसके लिए बनवाया गया था? औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी जो थी उनके लिए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? तो ये है बीबी का मकबरा जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। अब बात करते हैं मुगल चित्र शैली की विशेषताओं की। तो मुगल चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं थी, आइए जान लेते हैं। राजश्री वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है? तो मुगल शैली के चित्रों में राजश्री वैभव दर्शाया गया है। किस शैली में प्रकृति का भावात्मक चित्रण नहीं हुआ है? तो प्रकृति का भावात्मक चित्रण मुगल शैली में नहीं हुआ है। मुगल युग में सर्वश्रेष्ठ कागज कौन सा माना जाता था? तो समरकंदी कागज जो था वो मुगल शैली में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। आइए अब बात कर लेते हैं मुगल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्रों की। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। सलीम का जन्म उत्सव, अकबरनामा, चित्रकार केशव और धर्मदास। सलीम का जन्मोत्सव जो चित्र है वो अकबरनामा से लिया गया है और इसके चित्रकार हैं केशव और धर्मदास। दरबार में राजपूत द्वारा जिराफ की भेंट, ये तारीख़े ख़ानदाने तैमूरिया नामक ग्रंथ से इसको लिया गया है। दरबार में राजपूत द्वारा जिराफ की भेंट। रणथंभौर का घेरा, ये अकबरनामा से लिया गया चित्र है। रणथंभौर का घेरा। विजयी अकबर का सूरत प्रवेश, ये अकबरनामा का चित्र है। विजयी अकबर का सूरत में प्रवेश। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये बाबरनामा का चित्र है जो बाबरनामा से लिया गया है। बाबर का घोड़े पर से गिरना, ये बाबरनामा का जो चित्र है इसको अकबर के शासनकाल में बनाया गया था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है। जहांगीर द्वारा सिंह आखेट, यह चित्र जहांगीरनामा से लिया गया है। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीरनामा से इसको लिया गया है। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर। अकबर की सबीह को हाथ के लिए जहांगीर, ये चित्र भी जहांगीरनामा से लिया गया है। अकबर के सबीह को यानी कि अकबर के पोर्ट्रेट को हाथ में लिए हुए जहांगीर, ये चित्र जहांगीरनामा से लिया गया है। शाहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, ये भी चित्र जहांगीरनामा से लिया गया है। बाज पक्षी, जहांगीर युग, चित्रकार मंसूर। बाज पक्षी का जो चित्र है वो जहांगीर के शासनकाल का है और जहांगीर का जो शासनकाल में जो चित्रकार था मंसूर, जो पक्षी चित्रकार था, उसके ये चित्र है बाज पक्षी। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, ये जहांगीर युग का चित्र है जिसका चित्रकार है विचित्र। तख्ते ताउस पर शाहजहां, ये पादशाहनामा से लिया गया है। कंधार का घेरा जो है ये शाहनामा से लिया गया चित्र है। बीजापुर का घेरा, ये औरंगजेब के शासनकाल का चित्र है। युवा शाहजहां, यह शाहजहां युग का चित्र है जिसका चित्रकार है अबुल हसन। मुगल युग में कितने प्रकार के कागज प्रचलित थे? तो मुगल युग में 8 प्रकार के कागज प्रचलित थे जिनमें पहला था
दौलताबादी, दौलताबाद। प्राचीन देवगिरी में बनने वाला कागज़ ये था, जिसको दौलताबादी या दौलताबाद कागज़ कहा जाता था। दूसरा था खटाई, उत्तरी चीन के खटा नगर में बनने वाला कागज़। तीसरा था आदिल शाही। चौथा था हरीरी, जो रेशमी था। पांचवा था सुल्तानी, जो समरकंदी था। छठवा था निज़ाम शाही। सातवां था गौनी, जो तब्रेज़ में बनने वाला कुछ पीला कागज़ था। आठवां था नुख्यर, पानी लगाकर सुखाया हुआ कागज़। शाह कलम चित्र किसे कहते हैं? काले रंग से तूलिका द्वारा रेखांकन से बने चित्र शाह कलम चित्र कहलाते हैं। परदाज किसे कहते हैं? तो तूलिका द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाना परदाज कहलाता है। कद कैडा किसे कहते हैं? आकृति की ठीक ऊंचाई को कद तथा अंगों के उचित अनुपात को कैंडा कहते हैं, जिसमें हम लोकल भाषा में जिसको कहते हैं कदकाठी, वही कदकैडा कहलाता है। हरीरी किस प्रकार का कागज़ है? तो हरीरी जो है वो रेशमी प्रकार का कागज़ है। चरवा किसे कहते हैं? हिरन की खाल की झिल्ली पर रेखांकन होता है, उसे चरबा कहा जाता है। दिशा के आधार पर मुखाकृति बनती है 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की दिशा के आधार पर मुखाकृति बनाई जाती हैं। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो बीजापुर शैली जो थी उस पर मुगल कला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये मिनिएचर शैली से संबंधित है कारखाना शब्द। लाफिर से के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था। तो लाफिर के अनुसार दरबारों में भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था। मुरक्का क्या है? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम, यानी कि जो छोटे छोटे जो लघु चित्रकला होती थी उसके जो एल्बम होते थे उन्हें कहा जाता था मुरक्का। मुगल कला कैसी कला थी? तो मुगल कला दरबारी कला थी, ये हमने अभी पढ़ लिया है पहले भी। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? तो मुगल शैली में घरेलू जीवन के विषयों पर जो चित्र थे उनका अभाव देखने को मिलता है। मुगल की दरबारी भाषा थी, मुगल की दरबारी भाषा थी फारसी। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया? तो मुगल शैली में मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया। वर्तना क्या है? रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना वर्तना कहलाता है। रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना वर्तना कहलाता है। मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ था? तो मुगल शैली में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ था, जिसमें थे वनस्पतिक रंग, रासायनिक रंग और खनिज रंग। मुगल शैली में सर्वाधिक रंग किससे बनाए जाते थे? तो मुगल शैली में सर्वाधिक रंग जो थे वो खनिजों से प्राप्त किए जाते थे। मुगल शैली की चित्रण विधि किन किन नामों से जानी जाती थी? तो मुगल शैली की जो चित्रण विधि थी वो टिपाई, गदकारी, खुलाई और घुटाई इत्यादि नाम से जानी जाती थी। टिपाई, गदकाई, खुलाई और घुटाई इत्यादि नाम से मुगल शैली की चित्रण विधि जानी जाती थी। मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का रहा? तो ईरानी शैली का, विशेषकर हाशियों के अंकन में मुगल शैली पर प्रभाव देखने को मिलता है। आज का आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।